Hello and welcome back once again in another session of accountancy. Finally, we have covered the recording stage of accounting. हमने सीख लिया कि किस तरह से जर्नल, किस तरह से वेरियस सब्सिडरी बुक्स, चाहे वो कैश बुक हो, चाहे वो सेल्स बुक हो, चाहे वो परचेज बुक हो, चाहे वो परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न बुक हो, हमने इन सब के अकॉर्डिंगली किस तरह से रिकॉर्डिंग की जा सकती है ये बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया, समझ लिया। अब हम मूव ऑन करेंगे अकाउंटिंग की नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जिसे क्लासिफाइंग बोला जाता है। मतलब अब हम लेजर अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे वो पेंडिंग सेशंस बीच में चलते होते हैं ना, जो मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की ये रिमेनिंग फेजेस को भी कवर करते जाएंगे। तो देखिए, आज हमारे पास जो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है लेजर अकाउंट से ही रिलेटेड है, वो है क्लासिफाइंग। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, आफ्टर रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शंस इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, जब हम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर चुके होते हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है। मतलब जितने भी बिजनेस के लेन देन होते हैं, जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन्हें आगे फर्दर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब ये क्लासिफिकेशन होता क्या है? तो देखिए, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट। मतलब एक ही तरह की नेचर के अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शंस को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर कर सबके अलग अलग खाते बनाना, सबके अलग अलग अकाउंट्स बनाना क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है। मतलब बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम बोलेंगे कि जितनी भी हम जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में जर्नल एंट्रीज पास करते थे या ये जो स्पेशल पर्पस बुक्स बनाते थे, इनके अलग अलग रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में इन्हें रिकॉर्ड करना क्लासिफाइंग कहते हैं। मतलब हम कहेंगे कि लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करना क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है। तो द बुक्स इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन्ड इज कॉल्ड लेजर। तो आ गया ना नाम लेजर, जो मैं आपको लेजर अकाउंट्स हर बार बोलती हूँ। तो लेजर अकाउंट्स इसी को बोलते हैं कि जिसमें एक ऐसी किताब जिसमें सबके अलग अलग वेरियस अकाउंट्स ओपन कर दिए जाते हैं, उन्हें लेजर बोला जाता है। सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन इन दी लेजर इन दी नेम ऑफ ईच पर्सन, whether customer or supplier. Likewise, separate accounts are opened for purchases, sales, assets, etc. मतलब सबके हर एक के नाम से अलग अलग खाता खुलेगा। जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के जरिए अलग अलग खाते एग्जिस्टेंस में आएंगे, उन सब के अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे, जिन्हें हम लेजर अकाउंट्स के नाम से जानेंगे। सिमिलरली देखिए, आगे भी आपको बता रखा है कि जितने भी एक्सपेंसेस हों या इनकम्स हों, अगर अब आपने ध्यान दिया हो, हमें यहाँ पे कहा गया था एक ही नेचर के अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। तो देखो, यहाँ जो नेचर आपको सबसे पहले बताई थी वो पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताई है। यहाँ जो आपको बताई है ये रियल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है, और यहाँ जो आपको बताई जा रही है वो नॉमिनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और जो ये नाम मात्र खाता है, मतलब पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स, ये क्या होते हैं ये हम बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये याद होंगे। और देखिए, which are already recorded in journal are again classified under separate heads in the ledger। तो मतलब वही जो हमने अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास कर कर रिकॉर्डिंग की है, उन्हें फर्दर क्लासिफाई करना ही लेजर कहा जाता है। जैसे वेजेस का वेजेस अकाउंट बनाना, सैलरी का सैलरी अकाउंट बना लेना अलग से, एडवर्टीजमेंट का अलग से एडवर्टीजमेंट अकाउंट बना लेना, कमीशन का अलग से कमीशन अकाउंट बना लेना, फर्नीचर का अलग फर्नीचर अकाउंट बना लेना, मशीनरी का अलग से मशीनरी अकाउंट बना लेना, राम का राम अकाउंट बना लेना अलग से, शाम का अलग से शाम अकाउंट बना लेना। तो मुझे उम्मीद है कि हल्की सी इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई।
अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे लेजर अकाउंट्स के चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि हमें उसमें फर्दर लेजर्स के बारे में और क्या बता रखा है। देखिए, दिस इज द चैप्टर नंबर 13 अकॉर्डिंग टू माई बुक। और मैं बहुत बार बता चुकी हूं कि मेरे पास जो बुक है वो हरियाणा एडिशन के अकॉर्डिंगली है और DK गोयल की ये बुक है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास इसमें और क्या बता रखा है लेजर्स के बारे में। देखिए, अगर मैं मीनिंग और डेफिनेशन की बात करूं तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस सबसे पहले जर्नल या स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं, जो ऑलरेडी आपको समझाया जा चुका है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अलग अलग रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में लेजर्स में इन्हें ट्रांसफर करना। इन अदर वर्ड्स, जितनी भी एंट्रीज जर्नल और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड की गई हैं उन्हें आगे फर्दर क्लासीफाई किया जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पता लगाया जाता है कि किस पर्टिकुलर अकाउंट की क्या पोजीशन है। मतलब जैसे सपोज अगर हम राम का अकाउंट बनाएंगे तो राम का अकाउंट बनाकर जब सेटलमेंट करेंगे, ये जैसे हम प्रैक्टिकली सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि तब हमें पता चलेगा कि राम को मैंने कितने पैसे देने हैं या उससे कितने पैसे लेने हैं। तो इसलिए अलग अलग अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं ताकि हम हर अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस अकाउंट की क्या पोजीशन है ये पता लगा सकें। ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस इन दी लेजर। तो राम से रिलेटेड सारी की सारी एंट्रीज की जो पोस्टिंग होगी वो इसी राम अकाउंट में की जाएंगी। इन शॉर्ट, लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स all accounts of the business enterprises whether personal, real और nominal। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अभी अभी कि तीनों तरह के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर अलग अलग अकाउंट्स जो हैं वो बनकर तैयार होंगे ऑन दी बेसिस ऑफ दी ट्रांजेक्शन्स ऑफ दी बिजनेस। देखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर ये है कि आपको दो डेफिनेशंस दे रखी हैं। ये दो डेफिनेशंस मैंने आपको क्यों शो की हैं? मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई। मीनिंग अगर क्लियर है तो डेफिनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। लेकिन ये शो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में डिफाइन लेजर आ जाता है। तो जब आपको व्हाट डू यू मीन बाय लेजर की बजाय डिफाइन लेजर लिखा हुआ आ जाए तो आपको एक किसी राइटर के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन देना जरूरी हो जाता है। वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन देना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस वक्त। तो आप चेक कर सकते हो कि आपको दो डेफिनेशंस यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे LC क्रूपर के अकॉर्डिंगली आपको क्या बता रखा है? ऐसी बुक जो क्या कंटेन करती है, मतलब जिसमें क्या शामिल किया जाता है? क्लासिफाइड और परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दी ट्रांजेक्शन्स ऑफ दी बिजनेस इज कॉल्ड दी लेजर। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई होगी इस पॉइंट को समझने में, क्योंकि ये बिल्कुल सेम वही लिखा हुआ है जैसा हमने मीनिंग अभी अभी समझा है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, आपको JR बाटली बॉय के अकॉर्डिंगली भी बता रखा है कि लेजर जो है वो एक चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स है। इट is in this book that all the business transactions would ultimately find their place under their accounts in a duly classified form। मतलब ये एक ऐसी स्पेशल मेन बुक है जिसमें हर एक रिस्पेक्टिव अकाउंट को मतलब अपनी अपनी फाइनल जगह मिल जाएगी कि वो इस लेजर अकाउंट की जिस साइड पर आना चाहिए वहां पर उसे पोस्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए आइए फर्दर कुछ इसके रूल्स समझते हैं कि किस तरह से ये लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो समझना है कि लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या है और फर्दर इसके रूल्स फॉर पोस्टिंग क्या है। देखिए, कुछ इस तरह का दिखता है परफॉर्मा या फॉर्मेट ऑफ लेजर। देखिए, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगी। आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा अपने व्यूज कि क्या आपको ये जो फॉर्मेट है वो कुछ कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगता? अगर आपने कैश बुक को समझा है, सिंगल कॉलम कैश बुक का जो परफॉर्मा था वो इसी तरह का ही था, बस हल्का सा फर्क था कि उसमें साथ में वाउचर नंबर का एक कॉलम और लगा हुआ होता था, लिखा हुआ होता था, एक और कॉलम साथ में अटैच होता था इस
यहाँ पर जर्नल फोलियो जो लिखा हुआ है वो वहां पर लेजर फोलियो हुआ करता था, और यहाँ पर ये जर्नल फोलियो लिखा हुआ है। सिर्फ हल्का सा ये फर्क है, अदरवाइज ये जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसा हमने कैश बुक के सिंगल कॉलम कैश बुक में समझा था। तो देखिए, ईच लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। उस वक्त भी मैंने आपको यही बात समझाई थी कि हर अकाउंट जो है, ये जो लेजर अकाउंट है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी वो डेबिट साइड, मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, ये जो है ये डेबिट साइड शो करेगी, और ये वाला जो रेस्ट है राइट हैंड साइड वाला पोर्शन वो हमारी क्रेडिट साइड को डिनोट करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ ऊपर DR डेबिट लिखा हुआ है और यहाँ पर ऊपर CR यानी कि क्रेडिट लिखा हुआ है। एज एन अकाउंट इज इन T शेप, देयरफॉर समटाइम्स इट इज कॉल्ड T अकाउंट। अब क्योंकि ये T शेप का अकाउंट है ना, इस तरह से डेबिट और क्रेडिट इस तरह से लिखा जा रहा है ना, डेबिट ये और इधर वाली साइड क्रेडिट, तो इसलिए इसे T शेप्ड अकाउंट भी बोल दिया जाता है। ये फॉर्मेट मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखने पर पता चल गया कि क्या है। अब हम इस फॉर्मेट के हर एक पॉइंट को समझते हैं कि इसमें क्या आएगा। देखो, नेम ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है। अभी अभी आपको बताया गया है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंडर होंगी, उस ट्रांजैक्शन में जर्नल एंट्रीज जब पास की जाएंगी, जो भी अकाउंट्स एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, जैसे रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यही होगी ना। तो इसमें देखो कौन से 2 अकाउंट्स एग्जिस्टेंस में आए, एक तो आया कैश और एक आया राम। तो कैश के लिए अलग से ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बनेगा। कब बनेगा? अगर हम कैश बुक नहीं मेंटेन कर रहे, क्योंकि हम कैश बुक में ये पॉइंट्स समझ आए हैं कि अगर कैश बुक मेंटेन की जा रही है तो हमें अलग से कैश अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कैश बुक कैश अकाउंट का काम भी करती होती है। ठीक है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, राम भी एक अकाउंट एग्जिस्टेंस में आया है, तो राम के लिए भी अलग से ये फॉर्मेट बनेगा। अब समझो कि ये नेम ऑफ अकाउंट का तो पता चल गया कि जो जो जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आएंगे सबके लिए अलग अलग अकाउंट ओपन होगा, ये वाले फॉर्मेट वाला। अब जो ये डेट वाले कॉलम होते हैं, इसमें क्या आता है? डेट वाला जो कॉलम होता है, इसमें जिस तारीख को, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है वो डेट यहाँ मेंशन की जाती होती है। पर्टिकुलर्स में क्या आता होता है? अब मैं फिर से आपको कहूंगी कि एक बार कैश बुक अपने दिमाग में लेकर आइए। अगर आपको कैश बुक नहीं पता है, आपने कैश बुक बनानी नहीं सीखी है, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कैश बुक का लिंक प्रोवाइड किया है, कैश बुक की प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया है। आप जरूर वो चेक कीजिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा और समझा था। जैसे मान लो मैं कैश अकाउंट बना रही हूं, तो देखो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर टू राम अकाउंट, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर, और यहां क्या लिखा आएगा? टू राम अकाउंट। ऐसा ही सिखाया था ना कैश बुक में भी, तो बिल्कुल उसी तरीके से ही हमने पर्टिकुलर्स में इन चीजों की पोस्टिंग करनी है। अगर कैश अकाउंट की बजाय लेट सपोज मैं राम का अकाउंट बना रही हूं, तो राम क्या हो रहा है? यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है ना, टू राम है, तो राम की क्रेडिट साइड पर, उस वक्त फिर ये नहीं, जब राम का खाता बनेगा तो राम की क्रेडिट साइड पर यहां क्या लिखा आएगा? बाय कैश अकाउंट, और यहां पर अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि पर्टिकुलर्स में क्या आएगा। मतलब एक तरीके से पर्टिकुलर्स में जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं वो क्यों डेबिट हुआ है या क्यों क्रेडिट हुआ है,
उसका वो रीजन लिखा हुआ आएगा। जैसे राम के अकाउंट में अगर ये कैश लिखा हुआ आया है, बाय कैश लिखा हुआ आया है, तो ये बाय कैश ये डिनोट कर रहा है कि राम से हमें पैसे मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम कैश अकाउंट बना रहे थे और राम डेबिट हो रहा था, तो यहाँ आ रहा था कि कैश हमें मिला है, किससे मिला है, राम से मिला है। तो पर्टिकुलर्स में ये डिस्क्रिप्शन आएगी। अब जर्नल फोलियो का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने आपको लेजर फोलियो बताया था। फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, कि जर्नल एंट्री में हम रिकॉर्ड करेंगे लेजर वाला पेज नंबर, कि ये जब लेजर्स में लिखी गई हैं तो कौन से पेज नंबर पे पोस्ट किया गया है, मतलब लेजर वाले में कौन से पेज नंबर पर इसका अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से जब जर्नल फोलियो लिख दिया जाता है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 राम लिखा था कैश अकाउंट के, तो मान लो मैंने यहाँ पर 10 लिखा था। तो अगर मुझे चेक करना हो जर्नल एंट्रीज में, तो मैं जल्दी से चेक कर लूंगी कि ये ना पेज नंबर 10 वाली जो जर्नल एंट्रीज हैं उसमें है ये वाली जर्नल एंट्री। तो क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात, लेजर अकाउंट में जर्नल फोलियो लिखने का मतलब है कि जर्नल एंट्री कौन से वाले पेज नंबर पर है। जब हम जर्नल बनाते होते हैं तब लेजर फोलियो लिखने का मतलब होता है कि लेजर वाला अकाउंट कौन से पेज नंबर पर है। अमाउंट कॉलम में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अमाउंट आती होती है जिसके साथ ट्रांजैक्शन मतलब कंडक्ट की गई है, वो अमाउंट यहाँ पर आएगी। डेबिट और क्रेडिट साइड किस तरह से होती है वो भी आपको पता है कि या तो पोस्टिंग डेबिट साइड पर होती है या पोस्टिंग क्रेडिट साइड पर होती है। जिस साइड पर हो उसके अकॉर्डिंगली पोस्टिंग कर दी जाती होती है। तो आइए अब हम जल्दी से रूल्स ऑफ पोस्टिंग को समझते हैं ताकि हम प्रैक्टिकली समझ सकें कि लेजर अकाउंट्स किस तरह से बनाने हैं। रूल्स ऑफ पोस्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आसान भी हैं। अगर आपने कैश बुक की पोस्टिंग को अच्छे से समझ लिया है, इसीलिए मैंने आपको कैश बुक पहले करवाई थी। अगर आपको कैश बुक बहुत ही आसानी से समझ में आ गई थी, उसकी पोस्टिंग बहुत ही आसानी से समझ में आ गई थी, तो आप देखना आपको याद रहेगा वही रूल्स हैं, कुछ भी अलग नहीं है। देखिए, पोस्टिंग क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसे हिंदी में बोलते हैं खाता बही में खतौनी करना। तो पोस्टिंग क्या है? पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू दी लेजर, जैसा कि ऑलरेडी आपको मीनिंग में समझाया जा चुका है। अब ये रूल्स हमें पता होने चाहिए। देखिए, सबसे पहला रूल क्या है? ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एन अकाउंट शुड बी एंटर्ड एट वन प्लेस। मतलब जितनी भी एक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो एक ही जगह पर पोस्ट की जाएंगी, एंटर की जाएंगी। ये नहीं कि लेट्स सपोज आपको यहाँ पर नाम भी दिए हुए हैं, या मैं एक सिंपल सी एग्जांपल, मान लो 2 एंट्रीज में राम आ रहा है। एक बार राम ने मुझे 1000 रुपया दे दिया, एक बार राम ने मुझे फिर से 2000 दे दिया, लेने मुझे राम से 10,000 थे लेट्स सपोज। ठीक है, अब देखो ये नहीं कि मैंने एक बार 1000 के लिए राम अलग से अकाउंट ओपन किया, फिर 2000 के लिए राम अलग से अकाउंट ओपन किया। नो, जब एक ही इंडिविजुअल है और उसकी ट्रांजैक्शंस जो हैं उन्हें हमने एक ही जगह पर रिकॉर्ड करना है। इन अदर वर्ड्स, 2 सेपरेट अकाउंट्स शुड नॉट बी ओपन्ड फॉर पोस्टिंग दी ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू दी सेम अकाउंट। मतलब एक ही अकाउंट अगर है, राम ही है, तो उसके लिए अलग अलग हमने अकाउंट्स ओपन नहीं करने हैं, या 2 अलग अलग या 2 से ज्यादा नहीं ओपन करने हैं, एक ही अकाउंट हमने ओपन करना है। इफ देयर आर 2 कस्टमर्स विद सिमिलर नेम्स, होता है ना ऐसा, कई बार आपकी क्लासेस में भी होता है ना कि 2 स्टूडेंट्स के या 3 स्टूडेंट्स के नाम एक ही होते हैं, सेम होते हैं। तो इस केस में क्या करना है? देयर अकाउंट्स शुड बी डिस्टिंग्विश्ड बाय राइटिंग देयर एड्रेस अगेंस्ट देयर नेम्स। मतलब सिंपल सी बात, कोई ना कोई हमने उनके बीच में एक डिफरेंस सा शो करना है, एक डिस्टिंग्विशमेंट शो करनी है। तो हमने क्या करना है, जैसे सपोज आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ पर बता रखा है, मान लो 2 हैं आपके कस्टमर्स जिनके नाम अनिल ही हैं।
सेम नाम है। तो आपने क्या करना है, एक का अकाउंट जब आप बनाओ, जैसे आप अगर लेजर अकाउंट्स बनाओ, मान लो एक बनाया अनिल, तो उसमें यहां पर लिख दिया करोल बाग, फिर यहां बना लिया उसका डेबिट और क्रेडिट वाला फॉर्मेट। बिल्कुल इसी तरीके से एक और अनिल के नाम से अकाउंट बना लिया, लेकिन यहां पर उसका एड्रेस मेंशन कर दिया और फिर उसका डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंगली लेजर का फॉर्मेट बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, अब ये वाला सेकंड रूल, ये बिल्कुल वही है जो अभी मैंने आपको समझाया है। देखिए, the word to is used before the accounts which appear on the debit side of the account। जब भी आप डेबिट साइड में कोई भी पोस्टिंग करोगे तो हमेशा आपने टू वर्ड आगे लिखना ही लिखना है, और जब भी आप क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करोगे तो आपने बाय वर्ड साथ में लिखना ही लिखना है। देखो, जब मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था अभी, तो मैंने आपको वो कैश अकाउंट डेबिट टू राम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल समझाई थी ना। तो मैंने आपको किस तरह से समझाया था, जब मैंने कैश के अकॉर्डिंगली समझाया था तो मैंने टू राम लिखा था, तो लिखा हुआ आ गया था ना डेबिट में आगे टू। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैंने राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया था तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने बाय कैश लिखा था, अकेला कैश नहीं लिखा था, तो क्रेडिट में लिखा हुआ आ गया था ना बाय वर्ड। तो इसीलिए जब भी आपने पोस्टिंग करनी है लेजर में तो डेबिट साइड में आपने आगे वर्ड टू लिखना ही लिखना है, और जब आप क्रेडिट साइड में लिखो तो आपने बाय वर्ड का इस्तेमाल साथ में करना ही करना है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या आपको बता रहा है रूल, इफ एन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन दी जर्नल एंट्री, द पोस्टिंग इन दी लेजर अकाउंट शुड बी ऑल्सो बी मेड ऑन दी डेबिट साइड ऑफ ईच अकाउंट। तो मैंने भी तो आपको ऐसे ही समझाया ना, जैसे मैंने आपको लिखा था कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो मैंने आपको क्या समझाया था, कैश की डेबिट साइड पर लिखा आएगा टू राम। तो यहां पर आपको यही बात बता रखी है कि अगर कोई अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट किया गया है तो जो पोस्टिंग होगी वो उसकी डेबिट साइड पर की जाएगी। तो यही बात आपको यहाँ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाई गई है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, इन दी पर्टिकुलर कॉलम्स द नेम ऑफ द अदर अकाउंट, मैंने क्या लिखवाया था, टू राम ही लिखवाया था ना। तो यहां पर भी आपको यही बात बता रहे हैं कि उस दूसरे खाते का जिक्र करना है पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में जिसको आपने जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है ना वो राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रखा है, मतलब क्रेडिट वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रखा है कि अगर कोई अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है जर्नल एंट्री में और उसकी पोस्टिंग क्या करनी है, फिर क्रेडिट साइड पर करनी है, लेकिन लिखा क्या आएगा पर्टिकुलर्स में, जो उसके ऑपोजिट डेबिट में लिखा हुआ है। तो इसीलिए जब मैंने राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया था तो मैंने बाय कैश लिखा था, क्योंकि राम के ऑपोजिट क्या है डेबिट में, कैश। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, सिमिलर अमाउंट which has been posted on the debit side of an account should also be posted on the credit side of another account। अब ये पॉइंट आपको डुअल एस्पेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आपको याद हो तो ये दोहरा प्रणाली क्या थी, ये डुअल एस्पेक्ट क्या था, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से अब याद होना चाहिए। डेबिट जितनी अमाउंट हो रही है उतनी ही अमाउंट से कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। जैसे सपोज ये जो एंट्री है, मान लो कैश अकाउंट डेबिट हुआ था 100 से और हमने राम को क्रेडिट किया 100 से, तो ये सेम होना चाहिए, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल इसी तरीके से जब इसकी पोस्टिंग की जाएगी तो जब मैं कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर 2 राम लिखूं तो मुझे अमाउंट में 100 ही लिखना है, अपनी तरफ से कुछ और नहीं लिख देना है। बिल्कुल इसी तरीके से जब राम के अकाउंट में मैं पोस्टिंग करूं तो मुझे बाय कैश 100 ही लिखना है, मतलब जितना एक खाते में एक अमाउंट को हम डेबिट करेंगे उतनी ही अमाउंट से दूसरे खाते में क्रेडिट होना चाहिए।
और ये भी होना चाहिए डेबिट क्रेडिट, ये चीज याद रखनी है कि अगर एक के डेबिट में आएगा तो दूसरे के क्रेडिट में आएगा, ताकि आपका डुअल एंट्री एस्पेक्ट पूरा हो सके। ठीक है, अब देखिए लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बहुत बार आपको बताया गया है, 6th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट द वर्ड अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट। ये मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि जरूरी नहीं होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना राम अकाउंट, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि अगर हम कैश अकाउंट डेबिट टू राम भी लिख देंगे तब भी ठीक है, अकाउंट साथ में नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। यहाँ मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ, यहाँ सिर्फ नेसेसरी वर्ड लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं होता है कि पर्सनल अकाउंट्स के साथ हम ये A/C यानी कि अकाउंट वर्ड का इस्तेमाल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा जितना भी सेशन रहा, जिसमें मैंने आपको मीनिंग समझाया लेजर का, आपको फॉर्मेट समझाया और जो रूल्स थे वो समझाए, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट अब प्रैक्टिकली समझ में आने वाला कंसेप्ट है। तो हम अब प्रैक्टिकली समझेंगे नेक्स्ट सेशंस में कि किस तरह से लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जा सकता है, किस तरह से इनकी सेटलमेंट एक्सेट्रा हो सकती है। जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और जुड़िए चैनल के साथ। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।